जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। हम लोग पिछले क्लास में चौथी पंचवर्षीय योजना को पढ़े थे। उसमें हमको एक चैप्टर मिल गया था बैंक का, तो हमने बैंक का फुल एंड फाइनल डिटेल कर लिया अब तक। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बैंक के बारे में पूरी तरह से कम्प्लीटली बात कर ली है। लेकिन इस वीडियो में हमारा है शेयर मार्केट। दरअसल मामला क्या है कि जब हम लोग बैंक से पढ़ते हैं और उसी बैंक का रिलेटेड चीज़ है शेयर मार्केट, थोड़ा बहुत रिलेटेड है लेकिन कुछ डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी के साथ जोड़कर शेयर मार्केट को भी यहीं पर पढ़ के चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ रिलेट करके और इसको ख़त्म कर देंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट में कई तरह की चीज़ें होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, माइक्रो फाइनेंस या फिर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंतर्गत BSE इसको कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा NSE जिसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे जब हम शेयर मार्केट पढ़ेंगे। हालांकि क्या है कि हम उसी पॉइंट पर फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आप उस तरह के सवाल को, जैसे म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन हो गया, तो कैलकुलेशन दैट मीन्स क्या है कि हमसे इस तरह का चीज़ नहीं पूछा जाता। आप PCS लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, आपसे म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है म्यूचुअल फंड के अंतर्गत। और ये जितने भी स्टॉक की चीज़ है ये सारा शेयर मार्केट के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड, इस साइड म्यूचुअल फंड का टॉपिक लिया और इस साइड माइक्रो फाइनेंस है। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे। म्यूचुअल फंड की सबसे पहले परिभाषा कह लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट उसको कह लीजिए कि क्या होता है कि जब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर किसी एक्सपर्ट की सहायता से बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्राप्त प्रॉफिट को सभी इन्वेस्टर के बीच इक्वली डिवाइड करके बांट दिया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को म्यूचुअल फंड कहते हैं। दरअसल क्या होता है कि जब आप बैंकों के पास जाएंगे तो उनके यहाँ एक स्कीम होता है म्यूचुअल फंड में। वो बैंक क्या करते हैं, हमको SIP खरीदने के लिए बोलता है कि 500 पर मंथ का SIP खरीद लीजिए। SIP का मतलब हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम लोग क्या करते हैं कि 500 पर मंथ का एक SIP खरीद लेते हैं और हर मंथ 500 रुपया जमा करते हैं, ठीक। और ये एक लंबे, मानकर चलिए कि हम 1 साल का SIP खरीद रहे हैं, तो 12 मंथ के लिए 500 रुपया जमा करेंगे पूरा कैलकुलेट करके, तो टोटल हमारा 6000 हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जिस रेट से, यानी कि जो रेट होगा म्यूचुअल फंड का, जो हमको बॉन्ड पेपर पे रेट के बारे में बताया गया होगा, उस रेट से पूरा इंटरेस्ट जोड़कर बैंक हमको वापस करती है। लेकिन बैंक जब ये मनी लेती है तब क्या करती है, तो बैंक दरअसल क्या करती है, ये जो हमसे SIP करवाती है या फिर म्यूचुअल फंड खरीदवाती है, तो हम लोग जो म्यूचुअल फंड लेते हैं वो बैंक उसको किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वहाँ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनकी देख रेख में होता है ताकि उनके ग्राहक का पैसा डूबे नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को म्यूचुअल फंड कहते हैं। और म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक शेयर मार्केट होता है और एक म्यूचुअल फंड होता है। हालांकि दोनों स्टॉक मार्केट यानी कि दोनों एक ही बाज़ार का हिस्सा है, लेकिन दोनों में अंतर है। म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है, जबकि शेयर मार्केट में रिस्क है। शेयर मार्केट में क्या है कि 1 मिनट के अंतर्गत उसके 1 मिनट के अंतर में उसके रेट में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है या फिर उसका रेट डिक्रीज या इंक्रीज करते रहता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि शेयर मार्केट की चीज़ों में रिस्क बहुत हाई रिस्क है। जैसे क्या है कि आप कोई शेयर खरीद रहे हैं 500 का और उसको 1 मिनट के लिए भी खरीद सकते हैं डिजिटल एप्लीकेशंस के सहारे। तो जब वो आप शेयर खरीदेंगे और 1 मिनट का टाइमिंग होगा, तो इस 1 मिनट के टाइमिंग में आपका शेयर 500 का दुगना भी हो सकता है, 500 का तिगुना हो सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के परफॉर्मेंस वाले कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कोई कंपनी ग्रो कर रहा है और उस परफॉर्मेंस की कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो हो सकता है उस 1 मिनट के अंतर्गत आपका मनी तिगुना हो जाए, 1500 का हो जाए। फिर आप अपना शेयर बेच लीजिए, तुरंत बाय और सेल का ऑप्शन होता है और उसको तुरंत आप बेच दीजिए। तो इस तरह को कहते हैं शेयर मार्केट। और इसमें क्या है कि हाई रिस्क की है कि 1 मिनट के अंतर्गत हो सकता है कि आपका मनी 0% करे तो आपका मनी डूब भी सकता है। तो इक्वली 500 लगाए थे, आपको मिलेगा 0,
मतलब आपका पैसा डूबने का भी रिस्क है और 3 गुना 4 गुना 5 गुना होने का भी प्रॉफिट है। तो ये होता है हाई रिस्क की शेयर मार्केट। जबकि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्की नहीं होता, इसमें एक्सपर्ट अपनी पूरी निगरानी में इस मनी को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी छोटे कारोबारी को क्या करते हैं लोन के रूप में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो इंटरेस्ट हमको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों का पैसा डूबता नहीं है म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट से। तो आप इसको इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। हमने इसकी परिभाषा को लिखा है, एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं कि जब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स कहने का मतलब है निवेशक, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझिए कि जब कोई कंपनी है और इसमें हम अपना पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाना मतलब दैट मीन्स निवेश करना, और निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और हम लोग जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टर, निवेशक। तो वही हमने लिखा है इन्वेस्टर्स। जब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर किसी एक्सपर्ट की सहायता से बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्राप्त लाभ को सभी इन्वेस्टर्स के बीच इक्वली यानी कि बराबर डिवाइड बांट दिया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब इसको समझिए कि म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, इसका मतलब ये हो गया कि 5-500 हम 5-500 का SIP खरीद लिए हैं म्यूचुअल फंड का, कोई और आदमी होगा जो 5-500 का खरीदता होगा, कोई 1000 का, कोई 2000 का। तो बैंक सबके मनी को एक साथ इकट्ठा करके और किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, या फिर बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं की तो उस मनी को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके ग्रामीण स्तर पर जो छोटे उद्योगपति हैं या फिर कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं उनको लोन के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो जो लोग लोन लेते हैं वो उसका इंटरेस्ट देंगे बैंक को, और फिर बैंक उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे, जो SIP खरीदने वाले लोग थे, म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग थे, उनके बीच डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक फ़ायदा बैंक का भी है, एक फ़ायदा पब्लिक का भी है, और दूसरा फ़ायदा जो छोटे उद्योगपति हैं उनको भी है कि समय पर उसको पैसा भी मिल जा रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड कहलाता है। म्यूचुअल फंड का जस्ट उल्टा होता है माइक्रो फाइनेंस, जो हम इस तरफ के साइड में पढ़ेंगे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में हमने आपको पूरा बताया, और सवाल लगभग यहीं से पूछा जाएगा। जितना आप लॉजिक से पढ़िएगा म्यूचुअल फंड को, सवाल यहीं तक पूछा जाएगा, और PCS लेवल तक की गारंटी है कि इससे ज़्यादा का सवाल नहीं पूछा जाता। अब इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है म्यूचुअल फंड का। क्या होता है, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट USA से लिया गया। USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, और इसे भारत में UTI के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जब म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया लगभग 1963-64 में, ये कॉन्सेप्ट 1963-64 में लिया गया अमेरिका से, और इसे भारत में UTI का फुल फॉर्म हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। तो ये क्या थी, एक ट्रस्ट थी, एक प्रकार की संस्था ट्रस्ट बनी और ट्रस्ट के तौर पर काम करती थी। बाद में इसको क्या हुआ, UTI को UTI फर्स्ट और UTI सेकेंड के रूप में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। पहले इस म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका से लिया गया, फिर UTI के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, और फिर यही UTI 2 भाग में बटी, एक UTI 1 और दूसरा UTI 2। और इसका अंतिम मॉडिफिकेशन एक्सिस बैंक के रूप में देखने को मिलता है। जो फिलहाल अभी एक्सिस बैंक है वो कभी UTI हुआ करती थी और वह एक म्यूचुअल फंड का हिस्सा थी। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि UTI का नया मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो वो एक्सिस बैंक के रूप में देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप पूरा कॉपीराइट भी कर सकते हैं, अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, राइट डाउन कर लीजिए। और इस साइड जो है माइक्रो फाइनेंस है। दरअसल क्या है कि म्यूचुअल फंड का जस्ट उल्टा होता है माइक्रो फाइनेंस। जैसे हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे लोगों का यानी कि इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर एक बड़ा रकम बनाकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है माइक्रो फाइनेंस में कि एक बड़े इन्वेस्टमेंट को यानी कि बहुत सारा पैसा बैंक के पास है, अब बैंक क्या करेगी या फिर कोई भी संस्था हो उस तरह की जिसको सरकार से मान्यता प्राप्त हो, उसके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, और इस इन्वेस्टमेंट को वह क्या करती है कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके ग्रामीण स्तर पर जो छोटे उद्योगपति होते हैं या फिर कुटीर उद्योग करने वाले लोग होते हैं उनके बीच लोन के रूप में बांट दिया जाता है। अब क्या करते हैं वो लोग, लोन जो लेंगे वो लोग उसका इंटरेस्ट चुकाएंगे बैंक को, वहाँ से इंटरेस्ट जो वसूला जाता है, फिर जहाँ से जिसका पैसा है उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो हमने क्या किया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है कि जब एक बड़े इन्वेस्टमेंट को
बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बड़ा रकम, और इस रकम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड मतलब बांट करके और छोटे छोटे उद्यमियों के बीच लोन के रूप में बांट दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। अब इससे प्रॉफिट है, यानी कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनको समय पर मनी मिल गया, वो प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन जब करेंगे तो उनके यहाँ कुछ ना कुछ लोग काम करेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा और इससे बेरोज़गारी की स्तर कम होगी, और जब सबको इनकम होगा तो गरीबी भी कम होगी, और गरीबी कम होगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, यानी कि पूरा देश का जो एक डेवलपमेंट का चक्र है, साइकिल है, वो एक रेस में घूमेगा। तो इस तरह से माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को लाया गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे बांग्लादेश के थे एक मोहम्मद यूनुस। उन्होंने पहले क्या किया, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की, बाद में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को। तो अगला पॉइंट हमने यही लिखा है कि माइक्रो फाइनेंस के प्रेरणता कहने का मतलब है जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया वो थे मोहम्मद यूनुस। इस नाम को आप याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे और उनको इस काम के लिए क्या हुआ कि नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। इस सवाल को याद रखिएगा कि नोबेल अवार्ड भी मोहम्मद यूनुस को मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट को पढ़ रहे हैं। तो शेयर मार्केट में भारत का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है, दो मार्केट है, एक है बीएसई को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएसई, उसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बीएसई और एनएसई को इसके साथ देख लेंगे, हमारा काम पक्का हो जाएगा। और आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लगभग एकदम 95% सवाल यहीं से मिलेगा। एक आध सवाल इधर उधर हो जाए तो वो भी अगर आप इस चीज़ को मेंटली यानी कि लॉजिकली अपने माइंड में रखेंगे तो पक्का है कि वो भी सवाल आपसे बन जाएगा। तो अब आइए हम लोग बीएसई और एनएसई पर बात करते हैं। सबसे पहले बीएसई का फुल फॉर्म देखेंगे। बीएसई को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप बीएसई से याद रखेंगे, दरअसल क्या है कि ये दोनों शेयर मार्केट का हिस्सा है, बीएसई और एनएसई। बीएसई को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई को कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दरअसल ये क्या करती है, इनके साथ जितने भी भारत में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, दोनों इसके साथ जुड़ती है। और ये क्या करती है, सभी कंपनियों का इंडेक्स यानी कि आंकड़ा दिखाती है कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और उस परफॉर्मेंस के आधार पर बाकी जितने भी पब्लिक हैं वो क्या करते हैं, इसके यहाँ शेयर खरीदते हैं कंपनी के यहाँ। तो दरअसल ये एक मार्केट है और इस मार्केट में भारत की कंपनी आकर जुड़ती है, और इस कंपनी जब इसके यहाँ कंपनी जुड़ जाती है तो पब्लिक लोग जो खरीदने के लायक हैं या फिर जिनको मर्जी है ऑनलाइन इस चीज़ को शेयर मार्केट में अपना शेयर खरीदते हैं। तो वो इसका जरिया है बीएसई और एनएसई, शेयर को खरीदने का जरिया बीएसई और एनएसई है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग बीएसई को पढ़ेंगे और फिर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं बीएसई पर। बीएसई का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका सबसे पहला पॉइंट है यह साउथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। आपसे सवाल में पूछा जाएगा साउथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा है, तो वो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब साउथ एशिया कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे विश्व का देखेंगे, यानी कि यूरोप और एशिया का मैप आप इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत है और इस साइड से ऐसे इस तरह से लगभग है, तो ये भारत हो गया। तो ऊपर आप जब इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से दिशा के डायरेक्शन में, तो ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, तो इसको कह सकते हैं साउथ एशिया। और ये है नॉर्थ एशिया, यहाँ बीच में यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो इसी साउथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बीएसई। इसके बाद इसकी स्थापना 1875 में, आप स्थापना को भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में। और इसका पुराना नाम है दलाल स्ट्रीट। अगला पॉइंट हमने लिखा है, इसका पुराना नाम है दलाल स्ट्रीट और इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। अब इंडेक्स से समझिए कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स दरअसल क्या है कि जितने भी कंपनी है और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है या फिर उसका ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, वो सेंसेक्स के माध्यम से ये कंपनी बीएसई दिखाती है। मानकर चलिए कि कोई कंपनी सारा 15% से ग्रोथ करे तो उसका एरो इस तरफ से ऊपर की तरफ खींचा होता है, तो इस तरह के इंडेक्स को यानी कि रिप्रेजेंट करने के सूचक को सेंसेक्स कहते हैं। और क्या है कि अगर कोई
कंपनी सारा 15% से डाउन जा रही है, उसका ग्रोथ रेट यानी कि डाउन हो रहा है, तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये ही वह सेंसेक्स यानी कि इंडेक्स इसको कह सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि BSE के इंडेक्स का नाम क्या है, तो उसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। उसके बाद NSE यानी कि लगभग BSE से आपका यहीं तक सवाल पूछा जाता है। अभी तक के एग्ज़ाम्स में लगभग इसी 4-5 सवाल को बार बार दोहराया जाता है और इसी को आप अगर कम्प्लीटली याद रखेंगे तो आपका पक्का काम हो जाएगा। दूसरा है NSE, इसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फुल फॉर्म। इसकी स्थापना फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर हुआ। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस कमेटी के सिफारिश पर NSE की स्थापना हुई, तो वो फेरवानी कमेटी थी। और ये फेरवानी कमेटी गठित की गई थी 1991 में। ये कमेटी का गठन हुआ 1991 में। बाद में क्या हुआ कि कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया सरकार को कि NSE की स्थापना करना है, तो सरकार ने क्या किया, 1992 में 1992 में IDBI को इसकी स्थापना का काम सौंप दिया। तो इस प्रकार IDBI NSE का प्रमोटर हो गई। अब जब स्थापना का काम मिला, IDBI बैंक है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। किसकी? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर साउथ मुंबई के बर्ली में है। NSE का हेडक्वार्टर याद रखिएगा साउथ मुंबई के बर्ली में। एग्जैक्ट आपसे सवाल में साउथ मुंबई भी दे दिया जाए और बर्ली भी दे दिया जाए तो उस केस में आप बर्ली ऑप्शंस चुनेंगे। बर्ली एकदम एग्जैक्ट आंसर हुआ। साउथ मुंबई क्या है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि साउथ मुंबई में एक जगह है बर्ली और वहीं इसका मुख्यालय है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों सही है। एग्जैक्ट सही होगा बर्ली और साउथ मुंबई सही नहीं होगा। हम पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं कि साउथ मुंबई के बर्ली में इसका हेडक्वार्टर है NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। आप सुने होंगे पेपर वगैरह में आता है निफ्टी 50 का रेट घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो वही है, इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। तो इसको भी याद रखेंगे। और इससे कई एक और पॉइंट है, इसमें 2 रेफरेंस रेट होते हैं। उस रेट का नाम, रेफरेंस रेट कहने का मतलब है कि उस रेट के तहत लोग अपना शेयर खरीदते हैं और वो 2 तरह के रेट को जारी करती है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक मिबोर और दूसरा को कहते हैं मिबिड। मिबोर का फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मिबोर का हमने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, जबकि मिबिड ये भी रेट का नाम है मिबिड। मिबिड का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक बिड रेट। तो या इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। लगभग ये स्टैटिक्स है, तो क्या होगा कि आपका सवाल बनेगा, एकदम पक्का सवाल, लगभग सवाल बन जाएगा। और यहीं से पूछा भी जाता है, इसमें और पूछने लायक है नहीं, क्योंकि इसका आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। कैलकुलेशन का कोई माने मतलब है नहीं। कैलकुलेशन क्या करते हैं कि कैलकुलेशन में कई तरह के रेट होते हैं, सबका रेट अलग अलग है, SIP अलग अलग है, तो उन सब चीज़ों को नहीं पूछा जाता है। जो इसका मेन फैक्टर है, उस मेन फैक्टर पर अगर फोकस किया जाए तो हमारा काम पक्का है कि हो जाएगा। और एक और है लास्ट पॉइंट, FMC। दरअसल FMC क्या है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ये शेयर मार्केट के साथ पहले नहीं थी, इसको कहते थे कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी का मतलब हो गया वस्तु बाजार। कमोडिटी मार्केट का मतलब, वस्तु बाजार कहने का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है उस पर पहले ये कंपनी FMC क्या करती थी, उसको पूरा कम्प्लीटली उसको तैयार होने से पहले ख़रीद लेती थी। 1-2 महीना बाद जब तैयार हो जाता था तब उसकी वो नीलामी करती थी। तो उस तरह की ये कंपनी थी वस्तु बाजार, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो वो इस तरह से काम करती थी। लेकिन बाद में इसका मेन मार्केट जो था MCX, यानी कि ये FMC एक संस्था थी, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी काम करती थी। उस कंपनी का नाम था MCX, NCDEX, UCX, SX40। तो सबसे बड़ी कंपनी थी FMC का MCX। MCX ने क्या किया, अपने आप को शेयर मार्केट में कन्वर्ट कर लिया। तो जब इसकी बड़ी कंपनी इसका साथ छोड़ दी तो ये अपने आप क्या होगा, इस कंपनी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो लेवल डाउन हो गया तो इसने क्या किया, इसने भी अपने आप को सेबी में विलय कर लिया। यानी कि सेबी एक शेयर मार्केट को जो कंट्रोल करती है, जैसे बैंकों को कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, उसी तरह शेयर मार्केट के सभी संस्था को कंट्रोल करती है सेबी। सेबी को आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब क्या है कि सेबी में ये विलय हो गई FMC, तो फिर क्या हुआ, ये वस्तु बाजार का काम करना बंद कर दी। लेकिन अभी भी इसका काम जारी है, लेकिन वह सेबी के अंडर में काम करती है। तो वही है FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। यह एक कमोडिटी मार्केट है। अब इसको समझिए, कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार क्या होता है। मानकर चलिए कि आपके खेतों में फसल लगा हुआ है और ये कंपनी क्या करे, जब फसल पकने का मात्र 1 महीना सीजन बचा, 2
महीना बचा, तब ये कंपनी क्या करती है, उस फसल को खरीद लेती थी, उस वस्तु को खरीदने के बाद जब यह फसल तैयार हो गई, उसके बाद यह क्या करती थी, उसकी नीलामी करती थी। इस पर बड़े बड़े जो बड़े कंपनी थे वो इसके खरीदार होते थे और इस तरह से ये पूरा अपना बिजनेस चलाती थी। और इसको कहते हैं वस्तु बाजार। ये इसी कच्चे पदार्थ का बिजनेस करती थी और इसका बिजनेस क्या था कि बहुत कम समय में इसको प्रॉफिट देता था। जैसे फसल लगभग 1 महीने, फसल के तैयार होने में मात्र 1 महीना बचा तब ये खरीदते थे, बाद में तैयार हो गया 1 महीना बाद ये बेच लेते थे। तो इस तरह से इनको क्या होता था कि 1 महीना के अंदर प्रॉफिट या फिर लॉस का जो भी कैलकुलेशन हो इनका काम हो जाता था। तो यही है कमोडिटी मार्केट। तो आप एफएमसी से याद रखेंगे कि यह एक कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट का मतलब वस्तु बाजार है, जो अब शेयर मार्केट का हिस्सा बन चुकी है। अब नेम ऑफ कमोडिटी मार्केट यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मार्केट थे, उसका नाम था MCX, NCDEX, उसके बाद UCX, SX40। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कंपनी थी MCX और सबसे नया था SX40। सवाल में पूछा जाता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का सबसे नया कंपनी कौन सा था, SX40, और सबसे बड़ी कंपनी MCX। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है कमोडिटी मार्केट को जींस मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। फ्यूचर मार्केट कहेंगे ही जब हम कोई फसल को खरीदेंगे और 1 महीने बाद उसका हमको रिजल्ट मिलने वाला है या क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मान कर चलिए कि बीच में आंधी तूफान आ जाए तो फसल बर्बाद हो जाए, तो क्या होगा कि इसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है मार्केट का, तो इसको फ्यूचर मार्केट भी कहते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा शेयर मार्केट से। तो लगभग क्या है कि सवाल 95 प्लस सवाल आपका काम हो जाएगा, पक्का बनेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना पर आप बात करेंगे। हमने 4 पंचवर्षीय योजना को लगातार पढ़ा एकदम सीरीज में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, उसके जस्ट बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरा 1961 से 66। बीच में हमने क्या बताया कि सरकार के पास इनकम कम होने के कारण पंचवर्षीय योजना को विराम देकर उसके जगह पर योजना अवकाश आया जो 3 साल चली 1966 से 1969। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ा 1969 से 1974। अब हम अगला क्या है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे 1974 से 78। मात्र 4 साल ही चली थी। तब तक के लिए धन्यवाद।